नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बड़ी फिक्र है और वो ये है कि क्या आज की रात कयामत की रात है। ट्रंप की वार्निंग जो हम लगातार आपको अपने लोअर बैंड में दिखा रहे हैं, उसके बाद तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन आज सबसे पहला फोकस अमेरिका ईरान में शुरू हुए नए युद्ध के दूसरे दिन पर है। अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया तो जवाब में ईरान ने खाड़ी के 3 देशों पर मिसाइल अटैक कर दिया है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने ऐलान किया है कि वो होर्मुज को दोबारा पूरी तरह से बंद कर देगा। जवाब में ट्रंप का दावा है कि होर्मुज पर ईरान का नहीं, अमेरिका का नियंत्रण है। लेकिन वैश्विक तेल संकट वाले इस तनाव का भारत पर असर जानना जरूरी है। वहीं भारत के पड़ोस में एक नई जंग छिड़ने के आसार है। ताइवान ने वॉर ड्रिल की और अमेरिका से मिले हाइमार्स चीन की ओर ताक दिए। ताइपे की इस आक्रामकता पर बीजिंग फायर है। देश की खबरों में फिक्र राम मंदिर की, जिसके कथित दान राशि का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नया बयान राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास का है। उन्होंने कहा कि बेईमानों की जांच भगवान करेंगे, उन्हें दंडित करेंगे। बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह ने कहा, सच बोल दिया तो परेशानी में आ जाऊंगा। और टीएमसी में चल रही बागी फिल्म के बीच आज सांसद कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी को धमकी दे दी है। उनके रेडार पर भी भतीजे अभिषेक बनर्जी थे, लेकिन क्यों, यह भी जानेंगे। लेकिन पहले अरब वर्ल्ड से वर्ल्ड वॉर का ऐलान। आज की सबसे चिंताजनक खबर, अरब वर्ल्ड में अब वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दब सकता है। अमेरिका के भीषण अटैक के बाद यह चेतावनी इस बार ईरान ने दी है और अमेरिका के हमलों का जवाब ईरान ने खाड़ी के 3 देशों को दिला कर दिया है। जवाब में थोड़ी देर पहले ट्रंप ने ऐलान किया कि वो ईरान के कर्क द्वीप पर वेनेजुएला के जैसे कब्जा कर लेंगे। ट्रंप ने यह बड़ी वार्निंग अब से थोड़ी देर पहले ही दी। लेकिन ईरान पर अमेरिका के सेकेंड राउंड अटैक की पूरी पिक्चर में कई चौंकाने वाली जानकारी है। ईरान के समझौता न करने से बौखलाए ट्रंप ने कल रात तेहरान को मिट्टी में मिला देने की धमकी देते हुए कहा कि मिडनाइट ईरान पर इतना बड़ा हमला होगा कि मुज्तबा खमनेई ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। ट्रंप ने इसके बाद पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिकी सेनाओं को हमले का ऑर्डर दे दिया और फिर ईरान के कई महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस पर बम और मिसाइल के हमले शुरू हो गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी है कि ईरान के विरुद्ध ये मिडनाइट जॉइंट ऑपरेशन को अमेरिकी मरीन कोर, एयरफोर्स और नेवी की टीमों ने मिलकर अंजाम दिया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के अंदर उसके कई संवेदनशील मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा किया है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, सर्वेलांस और कम्युनिकेशन सिस्टम को नष्ट किया। ईरानी IRGC के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और कई एमिनेशन डिपो तबाह कर दिए हैं। होर्मुज स्ट्रेट के पास ऑयल टैंकर पर भी हमला किया है। अमेरिका ने तेहरान, केशम द्वीप, बंदर अब्बास, बुशहर, मिनाब, सिरिक मेहर, करज और असालिये रिफाइनरी को टारगेट किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह भी बताया है कि इस अटैक में टोमाहॉक मिसाइल का जबरदस्त इंपैक्ट देखने को मिला है। यह अमेरिका की एक बेहद शक्तिशाली लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका 1600 किलोमीटर से अधिक का दायरा है और यह रेडार को चकमा देने में सक्षम है। दावा है कि अमेरिकी नौसेना ने USS माइकल मर्फी वॉरशिप से 49 टोमाहॉक मिसाइलों से ईरान के जरूरी सैन्य ठिकानों पर अटैक किया। सेंटकॉम ने कहा कि टोमाहॉक के अलावा कई दूसरे स्मार्ट हथियार भी ईरान पर दागे गए हैं। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने F-35 और F-15E ने ईरान पर जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन और पेव वे लेजर गाइडेड बमों से हमला किया है। ये ऐसे आधुनिक हथियार हैं जो खराब मौसम या रात के अंधेरे में भी दुश्मन के रेडार को चकमा देकर मात्र 5 से 10 मीटर की एक्यूरेसी के साथ टारगेट को नेस्तनाबूद करते हैं। इनकी मदद से रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे ईरानी सैन्य ठिकानों को नष्ट किया गया है। अमेरिका का जो अटैक है वो अपने आप में इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान पिछले कई दिनों से होर्मुज क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों और अमेरिकी सैनिकों पर लगातार आक्रामक हमले कर रहा था। ये ठिकाने समुद्री सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके थे, जिसके जवाब में राष्ट्रपति के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। लेकिन इसके बाद ईरान ने भी आक्रामक जवाब दिया। ईरान के IRGC ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर हमला किया है। जॉर्डन पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से अल अजहर एयरबेस को निशाना बनाया गया है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में भी कई धमाके सुने गए हैं। अमेरिका ने पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से कई मिसाइलें मार गिराने का दावा किया, लेकिन IRGC का दावा है कि उसके हमले में जॉर्डन में तैनात कई अमेरिकी लड़ाकू विमान तबाह हो गए। F-35 और F-16 के हैंगर्स को काफी नुकसान पहुंचा। कई F-15 विमानों को टारगेट करने का दावा भी किया गया है।
जॉर्डन के अलावा बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट पर आज फिर से हमला किया गया। बहरीन की राजधानी मनामा में कई धमाके सुने गए। बहरीन में ईरान का यह लगातार दूसरे दिन बड़ा हमला था। एक दिन पहले भी ईरान ने बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट को टारगेट किया था। ईरान ने कल 3 देशों में जहां 21 से ज्यादा बार अटैक किए, वहीं पर आज 18 बार हमले किए हैं, और वो भी अमेरिकी बेसिस पर। पिछली बार 40 दिन तक चली जंग में ईरानी हमलों से खाड़ी में स्थित अमेरिका के कई बेस को काफी नुकसान हुआ था। तब ईरान ने अमेरिका के 15 बेस बार बार टारगेट किए थे। इन हमलों में अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत हुई थी, जबकि 400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे। उस समय ईरान ने अमेरिकी रेडार, कई फाइटर जेट्स के हैंगर, बैरक और दूसरे जरूरी सैन्य उपकरण को मिलाकर कुल 228 अमेरिकी सैन्य संपत्तियां, जिसको एसेट्स कहते हैं, उनको काफी नुकसान पहुंचाया था। असल में ईरान की यही स्ट्रैटेजी है। वो अरब वर्ल्ड में सभी अमेरिकी बेसिस को टारगेट करके एक तो अमेरिकी सेना में खलबली मचा रहा है, और दूसरी ओर ये सभी बेस अलग अलग देशों में है, जो वहां हमला करके इन देशों को भी अमेरिका की मदद न करने के लिए कड़ा मैसेज है। वैसे आज के हमलों पर ईरानी संसद के सिक्योरिटी कमीशन चीफ इब्राहिम अजीजी ने कहा है, इस बार जंग पश्चिम एशिया से बाहर भी फैलेगी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन ने वार्निंग दी है और कहा है कि एयर स्ट्राइक से ईरान को झुका पाना नामुमकिन है। जवाब में आज देर शाम राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से ईरान को बड़ी धमकी दी और कहा कि आज रात अमेरिका ईरान पर एक बार फिर कड़ा प्रहार करेगा। हम खर्ग द्वीप और अन्य ईरानी तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेंगे। ईरान के तेल और गैस बाजारों पर पूर्ण नियंत्रण पालेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने वेनेजुएला में किया था। लेकिन यहां पर एक डिस्क्लेमर है, क्या ट्रंप कुछ ज्यादा बोल गए? दुश्मन पर हमला करने से पहले क्या वो अपनी स्ट्रैटेजी ओपन आउट कर गए? क्योंकि आपको याद होगा, जब अपाचे हेलीकॉप्टर मारा गया था, तब ट्रंप ने कहा था कि ये अनटॉलरेबल है, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता और हम इसका जवाब देंगे। लेकिन जब अमेरिका जवाब देने पर आ रहा था, तो ट्रंप ने एक बयान चेंज किया, डायवर्जन किया और कहा कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन उसके बाद हमला हो गया। तो क्या ट्रंप ओवरस्टेप कर गए? ये रिपोर्ट देखिए। इन सब में अमेरिका ईरान में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कैरेक्टर खुद राष्ट्रपति ट्रंप बन चुके हैं। वो कल कहते हैं कि हम ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं, फिर रात में जब हमला हो गया तो बाद में स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने ईरान के कहने पर अटैक रोक दिया है, जबकि ईरान का कहना था कि उसकी ओर से ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के हमले जारी रहे तो अंजाम खाड़ी के देश भुगतेंगे। लेकिन ट्रंप ने आज फिर कह दिया है कि वो ईरान पर बड़ा अटैक करने जा रहे हैं। तो इंतजार कीजिए रात का, जब लगातार तीसरे दिन अमेरिका ईरान को बम और मिसाइलों से टारगेट कर सकता है। लेकिन इसका जवाब ईरान कैसे देगा? हमारी नजर इस खबर पर है और सारी डिटेलिंग पर है। स्टे ट्यून्ड। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका होर्मुज के पास के इलाकों को ही क्यों टारगेट कर रहा है? कभी केशम द्वीप, तो कभी बंदर अब्बास, कभी खड़ग आइलैंड। अमेरिकी नौसेना लगातार होर्मुज के पास के इलाकों पर हमला क्यों कर रही है? इन हमलों से गुस्साए ईरान ने पश्चिम एशिया के सबसे संवेदनशील समुद्री गलियारे पर ऐसा फैसला लिया है जिसने ट्रंप को चौंका दिया है। ईरान ने दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे अहम नस पर फिर से दबाव बढ़ा दिया है। तेहरान ने ऐलान किया है कि होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद किया जा रहा है और कोई भी जहाज यहां से गुजरने की कोशिश ना करे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि होर्मुज पर ईरान का नहीं बल्कि अमेरिका का नियंत्रण है और उनकी सेना इस रास्ते से करोड़ों बैरल तेल सुरक्षित निकाल चुकी है। वैसे अगर होर्मुज वास्तव में बंद होता है तो सिर्फ पश्चिम एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया अभूतपूर्व तेल संकट और आर्थिक उथल पुथल की चपेट में आ सकती है। अपनी धमकी को लेकर ईरान इस बार काफी गंभीर नजर आ रहा है, क्योंकि होर्मुज को बंद करने का ऐलान के कुछ ही देर बाद आईआरजीसी ने भी अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मजीद मुसावी ने कहा है कि अगर तुमने पवित्र होर्मुज स्ट्रेट को असुरक्षित करने का प्रयास किया तो हम तुम्हारे लिए पूरे इलाके को नरक बना देंगे। पश्चिमी मीडिया के हवाले से यह भी खबर है कि होर्मुज में ईरानी नौसेना और अमेरिकी नेवी के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। दावा यह भी है कि होर्मुज के करीब तैनात अमेरिका के एक युद्धपोत पर ईरान ने बड़ा हमला किया। इसके अलावा ईरान ने नियम तोड़ने पर अमेरिका के 2 कमर्शियल जहाजों को भी टारगेट किया है। हालांकि अमेरिका अपनी बात पर अड़ा है। उसका कहना है कि ना तो उसके जहाजों को नुकसान पहुंचा है, ना ही ईरान के साथ होर्मुज पर जंग छिड़ी है और ना ही ईरान के होर्मुज को बंद किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि होर्मुज पर ईरान का नहीं बल्कि अमेरिका का नियंत्रण है और ईरान का खेल खत्म हो चुका है। होर्मुज पर छिड़ी जंग के बीच ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि पिछले महीने मैंने अमेरिकी सेना और
को होमस से तेल टैंकरों और अन्य कमर्शियल जहाज़ों की सुरक्षा के लिए एक सीक्रेट मिशन लॉन्च करने का निर्देश दिया था। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उस मिशन की बदौलत हमने 100 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल होमस से निकालकर बाजार में पहुंचाया और 200 से ज्यादा कमर्शियल जहाज सुरक्षित रूप से होमस स्ट्रेट से गुजरे। हालांकि ट्रंप के इस दावे पर विश्वास करना मुश्किल है, जैसे उनके हर दावे पर विश्वास करना मुश्किल होता है, क्योंकि जंग छिड़ने के बाद से ही होमस स्ट्रेट बंद है। एक तरफ ईरान का कब्जा है और दूसरी तरफ अमेरिका की नाकाबंदी। पिछले 3 महीनों में होमस स्ट्रेट से सिर्फ वही जहाज निकले हैं जिन्हें ईरान की मंजूरी मिली है। ऐसे में ट्रंप का यह कहना कि उन्होंने सीक्रेट तरीके से वहां से 100 मिलियन बैरल तेल निकाल लिया, अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। होमस में छिड़े संघर्ष से भारत भी अछूता नहीं है। ओमान में खाड़ी में अमेरिका और ईरान की नौसेनाएं जिन जहाजों को टारगेट कर रही हैं उनमें भारतीय जहाज भी शामिल हैं। पिछले 3 दिनों में ओमान की खाड़ी में तीसरी बार किसी भारतीय जहाज या इंडियन सेलर पर अटैक हुआ है। आज ओमान की खाड़ी में MT जलवीर पर हमला हुआ। यह हमला अमेरिका या ईरान में से किसने किया, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। एक दिन पहले ओमान की खाड़ी में MT सिटबेलो पर अमेरिका ने हमला किया था, जिसमें 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की जान गई थी। 2 दिन पहले MT मैरिविक्स पर अटैक हुआ था, जिसमें सवार 24 भारतीय क्रू मेंबर्स को ओमान ने बचाया था। अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीयों पर अब राजनीति तेज हो गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस घटना पर दुख जताते हुए PM मोदी पर निशाना साधा। वहीं इस मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। इस मुद्दे पर भारत ने अमेरिकी राजनयिक को समन किया और कड़ी नाराजगी जताई। इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा है कि हमने कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए अमेरिकी CDA को तलब किया था। इस इलाके में जहाज़ों पर लगातार हो रहे हमले बहुत चिंताजनक हैं और ये इलाके में चल रहे संघर्ष का सीधा नतीजा है। इन हमलों को तुरंत बंद होना चाहिए। हम बातचीत और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि इलाके में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता लौट सके। G7 के सदस्य और G7 में जो और बुलाए गए हैं पार्टनर कंट्री, आउटरीच कंट्रीज, संस्थाएं जिनको बुलाया गया है, ये लोग वैश्विक मुद्दों पे चर्चा करेंगे और लिहाजा जब वैश्विक मुद्दों की बात कर रहे हैं तो अभी के संदर्भ में जो पश्चिम एशिया में हालात हैं जो चल रहे हैं उस पर बात होगी। हॉर्मुज की आपने बात कही, हॉर्मुज पे हमारा जो पक्ष है उसको हम लोग रखेंगे और आपको मैं बताना चाहूँगा दुनिया भर में जो नाविक समुदाय है उसमें दूसरा सबसे बड़ा नाविक समुदाय भारत का है और इसको हम लोग इस बात को दोहराएंगे और उनकी भलाई के लिए हम लोग उनकी भलाई, उनके सुरक्षा के लिए काम करते रहेंगे। अगर ये शांति और स्थिरता जल्द नहीं लौटी तो समझिए कि पूरी दुनिया पर बड़ा संकट मंडराने लगेगा। भारत पर भी इसका खासा असर पड़ने की संभावना है। CTI यानी चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने बयान जारी करके बताया कि अगर होमस स्ट्रेट लंबे समय तक बंद हुआ तो 1970 के बाद का यह सबसे बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है और पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं। साथ ही CTI चेयरमैन ने कहा कि होमस के लंबे वक्त तक बंद रहने से भारत में महंगाई दर 5% के पार जा सकती है। एक और टेंशन वाली जो अभी तस्वीर आ रही है वो है साउथ चाइना सी और ताइवान से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक और वॉरफ्रंट की। यहाँ युद्ध तो नहीं लेकिन तनाव बहुत ज़्यादा है। चीन और ताइवान के बीच टेंशन के बारे में सब जानते हैं। बार बार जिनपिंग ताइवान को अपना इलाका मानते हुए धमकाते रहते हैं, लेकिन इस बार ताइवान ने जो किया वो शायद जिनपिंग को पसंद ना आए। ताइवान की सेना ने पश्चिमी तट पर बड़ी मिलिट्री ड्रिल की है। इस ड्रिल में ताइवान ने अमेरिका से मिले हाइमार्स यानी कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से लाइव फायर ड्रिल की है। बड़ी बात यह रही है कि पहली बार इन रॉकेट्स को ताइवान स्ट्रेट की दिशा में दागा गया है। यह वही स्ट्रेट है जो ताइवान और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करता है, यानी जो चीन ताइवान स्ट्रेट में अपने बड़े बड़े वॉरशिप्स भेजता रहता है, वहां ताइवान ने इस घातक हथियार से मिसाइल दागकर सीधे बीजिंग को ललकारा। आखिर इससे किस तरह युद्ध वाला तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, इस रिपोर्ट में देखें। और फिक्र में अब बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर को लेकर जारी चंदा वाले विवाद की, जिसमें बयानबाजी हो रही है, राजनीति हो रही है, कई सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर गायब रकम वाले आरोपों का सच क्या है। अलग अलग पक्ष इस पर अलग अलग राय रख रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। पहले आपको 4 बयानों के आधार पर सिलसिलेवार ढंग से ये बताते हैं कि इसको लेकर चल क्या रहा है, पूरा मामला क्या है। देखिए, आज से 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर पोस्ट की। उन्होंने दावा किया था कि अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपए गायब पाए गए। न्यायालय को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, इसका सच सामने लाना चाहिए।
इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने वीडियो स्पष्टीकरण जारी किया था। उन्होंने दावा किया था कि ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि समय समय पर आंतरिक ऑडिट करते हैं। वर्तमान में भी ऑडिट चल रहा है, लेकिन कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं आई है। ऐसे ही बयानों के साथ विवाद बढ़ता गया। अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी अखिलेश यादव के आरोपों पर जवाब दिया है। पूरे मामले में आश्चर्यजनक मोड़ तब आया जब बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने भी बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि इस मामले में सच बोलूंगा तो बहुत चोट लगेगी, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, सत्य बोलने की हिम्मत नहीं रखते, सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है, समय आएगा तो बोलेंगे। इन बयानों से आप समझ सकते हैं ये मामला कितना गंभीर हो चुका है। चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर गहराते विवाद के बीच महंत कमल नयन दास ने भी कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जांच प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। राम जन्मभूमि से जुड़े मामले में संदेह होता है तो जांच आवश्यक है। ऐसी जांच होनी चाहिए जिस पर सभी पक्षों का भरोसा हो। लेकिन ये सवाल जस का तस है। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका सच क्या है? पहले आप सुनिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अखिलेश यादव के गंभीर आरोपों पर क्या कहा। उसके बाद इस कहानी को नए बयानों के साथ और आगे बढ़ाएंगे। जो चढ़ावा था मंदिर में, उसको लेकर के कुछ चीज़ें बाहर निकल करके आई हैं। सीसीटीवी के और जो कैमरे के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी। 4 लोग संदिग्ध पाए गए। तो आखिरकार डबल इंजन के वो दूरबीन और ड्रोन कहाँ हैं? दूरबीन और ड्रोन काम कर रहे होते डबल इंजन के, तो ये हमें भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। अखिलेश यादव जी के ट्वीट को ना तो यूपी की जनता सीरियसली लेती है, ना उस पर किसी को विश्वास होता है। अखिलेश यादव जी को जनता फिर एक बार ठुकराएगी, उनकी राजनीति को स्वीकृत नहीं करेगी। राम मंदिर में चढ़ावा वाले विवाद पर बयानों की बाढ़ आई हुई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा है कि मामले की जांच होनी चाहिए। बहुत बदनामी हो रही है। अब चोरी हुई है, आरोप क्या लगाया है, ये बात तो वहीं से निकल के आई ना। तो वहाँ तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहाँ तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके हैं। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये तो सारा समाज जानता है। किसी के होटल लखनऊ बन रहे हैं, किसी कहीं बन रहा है, कहीं बन रहा है, कहाँ से पैसा आता है? ये भी जानकारी करना चाहिए, दंडित करना चाहिए ऐसे लोगों को जो साइकिल पर चलने जिसके ठिकाना नहीं है। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, उनकी कितनी बिल्डिंगें बनी, अब नाम में किसी का नहीं होगा। हम ये चाहते हैं इस पर जांच होना चाहिए। बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, तभी समय आएगा तो बोलेंगे। देखिए, इन आरोपों को लेकर आधिकारिक रूप से कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई उसमें कई राज हैं, कई सवाल हैं। दावा है ट्रस्ट के अधिकारियों को दान के पैसे गायब होने की सूचना मिली थी। किसी दानदाता ने 3 करोड़ की राशि रामलला को दान में दी थी। 3 करोड़ की राशि की गिनती की गई, तब कुछ रकम कम मिली। दान के रुपए गायब होने की बात ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बताई गई। इस मामले को लेकर 2 पदाधिकारियों में नोकझोंक भी हुई। पूरे मामले की जानकारी शासन स्तर के अधिकारियों को दी गई। इसके बाद लखनऊ से एक टीम 7 जून को अयोध्या पहुंची। फिर देर रात तक ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। राम जन्मभूमि परिसर में ही बैठक की गई। बैठक की भनक समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं को लगी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। पूरी जानकारी अखिलेश यादव को दी गई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने पोस्ट के जरिए आरोप लगाए। पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सीसीटीवी निगरानी को लेकर भी उठ रहा है। राम मंदिर परिसर अत्याधुनिक सीसीटीवी और एआई आधारित कैमरों से लैस है। दान पात्रों की निगरानी और गणना प्रक्रिया भी कैमरों के दायरे में होती है। ऐसे में सवाल ये उठाया जा रहा है कि आपको बताते हैं कि गिनती में गड़बड़ी वाले नए राज क्या हैं।
दान पात्र में जमा राशि को लेकर बड़ा दावा किया गया है। गणना के दौरान 1.5 करोड़ रुपए का अंतर सामने आया है। दावा है कि गणना प्रक्रिया से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर शक है। पुलिस ने चढ़ावे के पैसे की देखरेख करने वालों से पूछताछ भी की है। एक कर्मचारी के बैंक खाते से 5 लाख रुपए ट्रस्ट के खाते में वापस जमा कराए गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। यूपी में एक और मुद्दे पर विवाद हो रहा है। मामला बिजली पर सरचार्ज से जुड़ा है। इसी मामले में बिजली मंत्री यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर आरोप लग रहे हैं। यूपीपीसीएल का काम पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके चेयरमैन के नाम यूपी के ऊर्जा मंत्री ने चिट्ठी लिखी है। कई गंभीर आरोप लगाए। एके शर्मा ने यूपीपीसीएल चेयरमैन को फटकार लगाई है। यूपीपीसीएल के चेयरमैन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि बिना बताए बिजली महंगी क्यों की गई, बिना पूछे कैसे बिजली का रेट बढ़ाया गया। यूपीपीसीएल ने एफपीपीएएस 10% लागू करने का आदेश कैसे दिया। उन्होंने पूछा कि विभाग के मंत्री की सहमति क्यों नहीं ली गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी नहीं मिलती। ऐसे निर्णयों से सरकार की छवि खराब हो रही है। उन्होंने अनुभवी कर्मचारियों को हटाए जाने पर भी सवाल उठाए। यह कहा कि बिजली व्यवस्था में लापरवाही जनहित के खिलाफ है। यह भी कहा कि इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। एफपीपीएएस यानी फ्यूल एंड पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे बिजली कंपनियां कोयला, गैस, बिजली खरीद और ट्रांसमिशन की बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा बाद के बिलों में शामिल करती हैं। ये स्थायी बढ़ोतरी नहीं होती है, महीने दर महीने बदल सकती है। मंत्री बनाम यूपीपीसीएल पर किस तरह बयानबाजी हो रही है वो देखिए। कुछ अधिकारी ब्यूरोक्रेट जानबूझ करके शासन की मंशा के विपरीत अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो विभागाध्यक्ष होने के नाते मंत्री के ये उत्तरदायित्व है कि वो ऐसे उनको डांटने का काम करे, उनको ताकीद करने का काम करे कि वो कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की लूट हो रही है। लूट की छूट चाहते हैं, आपस में कोई समन्वय नहीं है। जनता हैरान है, परेशान है, लोगों को बिजली मिल नहीं रही, पावर कट चल रहे हैं और उसमें मंत्री जी और सचिव महोदय आपस में झगड़ करके सिर्फ और सिर्फ विषयांतर करने के साथ साथ भ्रष्टाचार की लूट में छूट जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है और आज ये पोल खुल के आ गई है कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग के सचिव और मुख्यमंत्री के अंदर कितना विरोधाभास है। जो भी बिजली उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रही है वो माननीय अखिलेश यादव के समय मिली है, वही बनती हुई बिजली आज हम लोग पा रहे हैं। वरना भारतीय जनता पार्टी तो पूरे उत्तर प्रदेश को वैसे ही नरक में देख चुकी थी। अब यूपी से पश्चिम बंगाल चलते हैं। बंगाल की पॉलिटिकल फाइल में आज भी टॉप पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में जारी विवाद है। बगावत और विद्रोही है। बारी बारी से सब बिछड़ रहे हैं और जो बचे हैं वो कड़े तेवर दिखा रहे हैं। एक महीने पहले तक जो पार्टी बंगाल में सबसे ताकतवर थी वो चुनावी हार के बाद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ना तो वो विधायकों को टूटने से रोक पाई है और ना ही सांसदों को। तृणमूल के अंदर जारी बगावत में आज भी कई अपडेट्स हैं। देखिए, सांसद कल्याण बनर्जी जो कि ममता के ट्रस्टेड, बल्कि मैं कहूं कि मोस्ट ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट में से एक हैं, उन्होंने अभिषेक बनर्जी को लेकर ममता को सीधी धमकी दी है। दूसरी खबर यह है कि 4 दिन में टीएमसी तीसरे राज्यसभा सांसद से हाथ धो बैठी। शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर भी आज दिन भर काफी उतार चढ़ाव रहा, तो बाबुल सुप्रियो की भी सफाई आई है। एक सवाल यह भी है कि क्या ममता बनर्जी को कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार है। एक एक कर हम आपको सभी सवालों का जवाब देंगे। पहले बात करते हैं जो दादा को लेकर एक एपिसोड हुआ है। इनको दादा कहते हैं, कल्याण बनर्जी। टीएमसी में सबसे नए विद्रोह की हम बात कर रहे हैं, जिसमें एक तरफ है कल्याण बनर्जी और दूसरी तरफ ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी। दीदी के दाहिने हाथ कहे जाने वाले कल्याण बनर्जी ने अभिषेक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, ममता को अल्टीमेटम दे दिया है। कल्याण की नजर में तृणमूल में कलह की वजह अभिषेक का एटीट्यूड है। ये वही कल्याण बनर्जी हैं जिन्हें कुछ दिन पहले ही ममता ने लोकसभा में पार्टी का चीफ विप यानी मुख्य सचेतक बनाया था। वही कल्याण बनर्जी जो 2 दिन पहले तक बागियों को गद्दार बता रहे थे, आज खुद
बगावत का ट्रेलर दिखा रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ममता बनर्जी को अभिषेक बनर्जी और उनमें किसी एक को चुनना होगा। गुस्से में उन्होंने आरोप लगाया कि अभिषेक बहुत एरोगेंट है और पूरी पार्टी उनकी वजह से खत्म हो गई। कल्याण बनर्जी के बयान से दो निष्कर्ष निकलते हैं। एक, ममता के भतीजे अभिषेक एरोगेंट है। दूसरा, पार्टी में टूट की वजह कोई और नहीं बल्कि अभिषेक है। पहले एक बार देखते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर टीएमसी की कल्याण कथा का एक और अध्याय आपको बताएंगे। दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी वर्कर के लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। पार्टी से डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया है। इसलिए हम दीदी को पास, आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफी आदमी के लेके चलेंगे तो हम नहीं है। आप देखिए, भावुक आदमी है, फाइटर आदमी है, उनकी बात माननी पड़ेगी। उन्होंने दीदी के ऊपर छोड़ दिया है। वह दीदी के साथ उस समय से हैं जब अच्छा वक्त नहीं था, बुरे वक्त में, सही वक्त में, अच्छे वक्त में सदैव रहे हैं। तो भावनाएं आ ही जाती हैं। लास्ट मिनट पर उनका केस है, उनको मना कर दिया गया। पहले बता देते तो बढ़िया था। इसको लेकर उनका ज़रूर गुस्सा निकला है, लेकिन मुझे मालूम है वो ऐसे व्यक्ति हैं कि कभी पार्टी को छोड़ेंगे नहीं और दीदी उनको मना लेगी बात करके। कल रात 12:50 को बताया गया कि कोई और एडवोकेट रहेंगे मैटर में, जो कल्याण बनर्जी से जूनियर है प्रोफेशनली। तो ये बात हमने कम्युनिकेट कर दिया कल्याण बनर्जी को। तो इसके चलते उन्होंने डिसाइड किया है, जैसे अभिषेक ने डिसाइड किया है कोई और एडवोकेट रहेगा, हम लोग भी एज एडवोकेट डिसाइड किए हैं कि उनके मैटर में नहीं रहेंगे। ये व्यक्ति अभिषेक बनर्जी साल ब साल सांसदों का अपमान किया, विधायकों का अपमान किया, हमारे जैसे प्रवक्ताओं को तो गुलाम बना के रख दिया। पार्टी के हर स्तर के नेताओं के साथ इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने अपमान किया। देखिए, आपके मन में यह सवाल होगा कि जो कल्याण बनर्जी कल तक बागियों के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो आज अचानक खुद विद्रोही क्यों हो गए? आखिर वो अभिषेक को पार्टी में टूट का जिम्मेदार क्यों मानते हैं? अभिषेक से उनकी नाराजगी क्या है? उनके बयानों को डिकोड करने पर लगता है कि अभिषेक से उनका गुस्सा होना राजनीतिक और निजी दोनों है। फर्जी सिग्नेचर केस में अभिषेक की तरफ से हाईकोर्ट में आज कल्याण बनर्जी पक्ष रखने वाले थे, मतलब वो उनके वकील थे। लेकिन देर रात कल्याण बनर्जी के बेटे को मैसेज भेजा गया कि वकील बदल गया, यानी कल्याण बनर्जी को अभिषेक का केस लड़ने से रोक दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इसी बात से वो नाराज हो गए। कल्याण बनर्जी के बेटे श्रीशान्य बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। वैसे आपको बता दें कि जिस फर्जी हस्ताक्षर केस में वो पैरवी करने वाले थे, उसमें अभिषेक को कलकत्ता हाईकोर्ट से 3 हफ्ते की अंतरिम राहत मिल गई है। इस दौरान उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उन्हें इस मामले की जांच कर रही सीआईडी के सामने हाजिर होना पड़ेगा। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक शाम को वो कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय में पेश भी हुए। दावा है कि नेता विपक्ष के चयन में कुछ विधायकों के फर्जी दस्तखत किए गए थे, जो विधायक दल की मीटिंग में मौजूद भी नहीं थे। आरोप है कि इसके सूत्रधार अभिषेक बनर्जी थे। ये सर्च इलीगल है, ये बोल के तो हम तो जज साहब का पास मेंशन किया है, नहीं ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया इसलिए इसको फाइल किया। ये मैटर जो करना चाहता है करो भाई, एक जगह से करो, हमारा कोई इतना ये विश नहीं है ये करने के लिए, लेकिन एक जगह से करो। हमको छोड़ दो, तुम लोग एक जगह से करो, और हमको डस्टबिन मत समझो। आप सिर्फ क्यों अभिषेक को पकड़ते हैं? छोटे से छोटे नेता भी बोलता था स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रमोटर को पैसा दो, जो बालू और उसका बिजनेस होता उससे पैसा लेता था, तब वो कहाँ थी? ये बंगाल के लोगों पर जब अत्याचार कर रहे थे हमारे जो पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटी में, तब उनको देखना चाहिए था। मुकदमा तो बनता है, क्योंकि अगर आप फर्जी साइन करेंगे किसी के बिहाफ पे तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। दुरुपयोग करना, जिस प्रकार से जो भी एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सीडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, एनआईए हो, इन सब का दुरुपयोग करती है।
वैसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने नेता विपक्ष पद पर ऋतुव्रत बैनर्जी की नियुक्ति मामले में फिलहाल टीएमसी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष के नेता प्रतिपक्ष से जुड़े फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई है, यानी ऋतुव्रत अभी नेता विपक्ष बने रहेंगे। लेकिन हाईकोर्ट ने यह सवाल जरूर पूछा है कि क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर किसी राजनीतिक दल की सहमति के बिना नेता प्रतिपक्ष को मान्यता दे सकते हैं, या फिर इस मामले में संबंधित राजनीतिक दल की राय और आधिकारिक निर्णय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बागी विधायक ऋतुव्रत बैनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में दी गई मान्यता को टीएमसी ने चुनौती दी है, जिस पर अगली सुनवाई 16 जून को होगी। कल्याण बैनर्जी ने अभी सिर्फ अभिषेक का केस छोड़ने का फैसला लिया है, लेकिन टीएमसी में सांसदों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला नहीं थम रहा है। सुखेंदु शेखर और सुष्मिता देव का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा है कि एक और सदस्य ने सुबह सुबह ममता बनर्जी को झटका दे दिया। टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक ने त्यागपत्र दे दिया है। सभापति ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। हालांकि इस्तीफे की वजह उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में पार्टी की करारी हार को बताया। राज्यसभा से 4 दिन के अंदर टीएमसी के 3 सांसद पद छोड़ चुके हैं। सबसे पहले सुखेंदु शेखर राय ने 8 जून को इस्तीफा दिया, फिर सुष्मिता देव ने 10 जून को त्यागपत्र सौंपा और आज प्रकाश चिक ने भी राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी है। सदन में पार्टी की मौजूदा स्थिति यह है कि कुल 13 में से 3 रिजाइन कर चुके हैं और अब टीएमसी के 10 सांसद रह गए। प्रकाश चिक बंगाल के प्रमुख आदिवासी नेताओं में से एक हैं। इस्तीफे के बाद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। बंगाल का मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया। अब डिसीजन लिया, ऑब्वियसली आज मैं अपना पद से रिजाइन दिया। तो मैंडेट तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मैं भी अपना पद से रिजाइन किया। तो अगर टीएमसी के पक्ष में मैंडेट होता तो आप रिजाइन नहीं देते, इसका मतलब? देखिए, ये बात नहीं है, नाराजगी बहुत सारा पब्लिक का वो तो है ही। तो ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, मैं कोई अदर टॉपिक में बात करना नहीं चाहता। अब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जो आदेश देंगे उस अनुसार से मैं काम। वैसे ममता के लिए शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से राहत की खबर है। हालांकि कब तक, कल तक कहा जा रहा था कि वो बागी गुट के संपर्क में है, लेकिन आज उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। कंफ्यूजन कहां हुआ, पहले ये देखिए। हुआ ये कि शत्रुघ्न सिन्हा के बागी गुट के साथ जाने की खबरों के बीच आज उन्होंने पीएम मोदी के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। पीएम के साथ की पुरानी तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने निर्वाचित पीएम के तौर पर लगातार 12 वर्ष पूरे करने की बधाई दी है। इसी वजह से अटकलों का दौर शुरू हो गया है, जिस पर उन्होंने खुद ब्रेक लगाया है। उन्होंने कहा, मुश्किल समय में ममता बनर्जी मेरे साथ खड़ी थी। ऐसे समय मेरा नैतिक और राजनीतिक दायित्व है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। ममता बनर्जी एक जुझारू नेता है। शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा बाबुल सुप्रियो और प्रतिमा मंडल ने भी दावा किया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। टीएमसी में मची भगदड़ से सहयोगी दलों में भी गुस्सा है। Amidst all this confusion and rumors, I just wish to make it amply clear that I'm neither joining any faction nor any other party. I think it's inappropriate to abandon a ship when it is in troubled waters. मैंने कहीं नहीं गई हूँ, मैं कलकत्ता में हूँ और जो लोग ये झूठा खबर फैल रहे हैं मैं उसको बोल रही हूँ, आप क्यों मीडिया में ये आपका लेटर में सभी लोगों का साइन करा वो पिक्चर और पेपर क्यों नहीं निकल रहे हैं? लिस्ट ये दिखा रहे हैं उसमें तो काफ़ी लोग, 3 लोगों ने तो कहा है कि हम सिग्नेचर वापस लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, नहीं लेने देंगे वापस। इनके 19 नाम पूरे नहीं हो रहे। अगर हो गए होते तो ये तो चिल्ला रहे होते ऊपर बैठ करके। अब ये ऑपरेशन लोटस था अमित शाह जी का, वो तो चल नहीं पा रहा है। जो काम उन्होंने 98-97 में किया था कांग्रेस के साथ, आज वही काम उनके सांसद उनके साथ कर रहे हैं। टीएमसी में जो कुछ भी हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को उन्होंने तोड़ा, समाजवादी पार्टी को उन्होंने तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, आम आदमी पार्टी को तोड़ा। कोई ऐसा विपक्षी दल नहीं बचा हुआ है जिसको तोड़ने का काम बीजेपी ने और मोदी ने ना किया। यूसुफ पठान साहब का घर गिराने का नोटिस आ गया। अब उनको, अगर एक घर की कीमत के ऊपर आप अपना ईमान का सौदा कर रहे हो तो ये अच्छी बात तो नहीं है। वो ममता बनर्जी है, वो बैक करेगी। देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि सांसदों का बागी गुट कानूनी आधार पर असली पार्टी का दावा करेगा। काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि टीएमसी अपने संविधान के हिसाब से नहीं चल रही थी। कई फैसले पार्टी संविधान के खिलाफ थे। बागी गुट से परेशान ममता बनर्जी की कांग्रेस से नजदीकी
बढ़ रही है। इसे लेकर कई तरीके के अटकलें भी हैं। सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ सोनिया राहुल की मुलाकात के बाद सूत्रों से बड़ी खबर आई है। सूत्र बता रहे हैं कि टीएमसी ने पहली बार स्पष्ट रूप से माना है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करती है। आने वाले सभी चुनाव साथ मिलकर लड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। स्थानीय स्तर से लेकर 2029 तक के लोकसभा चुनाव तक मिलकर लड़ने पर गंभीर चर्चा जारी रहेगी। दोनों दलों में बेहतर तालमेल के लिए कुछ नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। संसद के अंदर और बाहर दोनों दलों में न सिर्फ एकजुटता दिखेगी बल्कि अलग अलग मुद्दों पर एक राय भी दिखेगी। हालांकि कांग्रेस में विलय जैसी अटकलों को टीएमसी ने सिरे से खारिज कर दिया। बहुत है, सीनियर लीडर है, टॉलेस्ट लीडर बन के वो कांग्रेस से निकल के आई थी। अभी क्या करेगी उनका मर्जी है, वो तो मेरा लीडर रही। राजनीति जो है ये संभावना का एक शिल्प है। ये कभी क्या हो सकता है कोई इसको बोल नहीं सकता, पर एक चीज मैं बोल सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी का पास सबको आना होगा, क्यों कांग्रेस पार्टी में जो डेमोक्रेसी है, कांग्रेस बाहर में डेमोक्रेसी के लिए लड़ता है, अंदर में भी डेमोक्रेसी है जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। टीएमसी बागियों से जूझ रही है तो कांग्रेस राज्यसभा चुनाव वाले संकट से। मध्य प्रदेश से पार्टी की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया तो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन आज उन्हें राहत नहीं मिली। चुनाव आयोग से भी कोई फैसला नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी और रिटर्निंग ऑफिसर के नामांकन रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच से मांग की कि मामले में तुरंत दखल देते हुए निर्देश जारी करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत पर कोर्ट ने न ही संज्ञान लिया है और न ही आरोप तय किया है। इस पर जस्टिस प्रशांत कुमार ने कहा कि कानून स्पष्ट है और अशोक कुमार वाले मामले में इसे स्पष्टता से बता दिया गया है। इस पर सिंघवी ने कहा कि यह मामला अपवाद है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कल आइए तब सुनवाई करते हैं। फिर सिंघवी ने दलील दी कि आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। सर्वोच्च अदालत ने अशोक कुमार फैसले में स्पष्ट किया था कि चुनावी प्रक्रिया में न्यायिक दखल नहीं दिया जाएगा। इस बीच मध्य प्रदेश से राज्यसभा के तीनों बीजेपी उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर ने जीत का सर्टिफिकेट दे दिया। तीनों निर्विरोध चुन लिए गए। एक सीट कांग्रेस की कंफर्म थी, लेकिन नामांकन रद्द होने से बीजेपी को सीधा फायदा हो गया। सूत्र बता रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के विरोध में कल मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक दिल्ली में 24 अकबर रोड पर जुटेंगे। यहां से राष्ट्रपति भवन तक वो मार्च करेंगे। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। चुनाव आयोग पर मीनाक्षी नटराजन और परिमल नाथवानी के मामलों में अलग अलग रुख अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद बीजेपी और ईसी की जुगलबंदी ने सीट चोरी के जरिए मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। शुद्ध रूप से ये हमारी सीट चुराई हुई है इन्होंने। पीएम पर, चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट पर, सरकार पर, जनता पर, विधायक पर, सब पर उनको चुनाव इल्जाम लगाना है, क्योंकि स्वयं पूरी तरह से समाप्त हो चुके। स्वयं ने फॉर्म रिजेक्ट कराया क्योंकि उनको डर था कि यदि चुनाव होंगे तो क्रॉस वोटिंग होगी और हमारी बेइज्जती होगी। ये बात तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को पता है ना कि भाई जो चुनाव आयोग है या मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। ये बात कांग्रेस को पता है, सारे विपक्षी दलों को पता है। ऐसे समय में मीनाक्षी नटराजन जी के लिए आपने कोई सपोर्टिंग कैंडिडेट का पर्चा क्यों नहीं भरवाया? अभिषेक मनु सिंघवी साहब का जो स्टेटमेंट मैं सुना और अखबार में पढ़ा, वो बोल रहे कि एफआईआर नहीं है उनके खिलाफ, सिर्फ कोई प्राइवेट कंप्लेन किया, उनको नोटिस दी गई, वो कोर्ट को अटेंड करे। अब एफआईआर हुआ तो फिर एफआईआर कॉपी तो आना ना। चुनाव आयोग के लिए बार बार कहता हूं, कुर्सी वहां डलवा दो चुनाव आयोग के ऊपर कि जो बीजेपी से पर्ची लाए उसकी पर्ची निकाल दो और सर्टिफिकेट दे दो, चुनाव में पैसा ही नहीं खर्च होगा। कांग्रेस में एक बड़े किस्म का विचलन है, एक लीडरशिप क्राइसिस है, तो पार्टी का जो प्रबंधन है वो कमजोर है। तो मीनाक्षी नटराजन का फोरम निरस्त होना ये कांग्रेस के प्रबंधन की कमजोरी है, भले ही वो चुनाव आयोग को या बीजेपी को दोष दें।